प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भारत की खोज प्रश्न अभ्यास के उत्तर भाग 1 पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके। ये प्रश्न अध्याय 2 के शुरुआती हिस्से से लिए गए हैं। अब तक आप पूरी तरह पुस्तक पढ़ चुके होंगे। आपके विचार से इन प्रश्नों के क्या उत्तर हो सकते हैं? जो कुछ आपने पढ़ा है उसके आधार पर और अपने अनुभवों के आधार पर बताइए। तो बच्चों, भारत एक विशाल जनसंख्या वाला प्राचीनतम देश है। यहाँ की विशिष्ट संस्कृति और सभ्यता है। भारत की सभ्यता और संस्कृति की महानता शुरू से वर्तमान तक विश्व में लोकप्रिय रही है। यही कारण है कि अनेक हमलावरों ने इसे नष्ट करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी इसकी सत्ता को कोई भी समाप्त नहीं कर पाया। आज भी विश्व की महान सभ्यताओं के नष्ट होने के बाद भी यह अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। यहाँ की जनता, उनका रहन सहन, खान पान, सोचने विचारने का तरीका शामिल है। भौमिक स्वरूप में नदी, पहाड़, मैदान, जंगल आ सकते हैं। भारत अतीत में महान संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता था। यहाँ की राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा प्रमुख थी। भारत के जो लोग थे बच्चों, वो अपने परिवार को या अपने को महत्व न देकर किसको महत्व देते थे? राष्ट्रीयतावाद को। ये अवधारणा इनकी प्रमुख थी। प्रश्न नंबर 2 है, आपके अनुसार भारत यूरोप की तुलना में तकनीकी विकास की दौड़ में क्यों पिछड़ गया था? तो बच्चों, हमारे विचार में भारत यूरोप की तुलना में तकनीकी विकास की दौड़ में इसलिए पिछड़ गया क्योंकि उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई, जबकि विश्व के कई देशों में पुनर्जागरण 15वीं शताब्दी में ही शुरू हो चुका था। इसके अतिरिक्त उस समय उत्तरी भारत में लगातार बाहरी आक्रमण हो रहे थे। हमलावरों के कारण भारत का ध्यान अपना अस्तित्व बचाने पर केंद्रित हो गया। वह अपनी आंतरिक सुरक्षा में लगा रहा। सभी संसाधनों के होते हुए भी भारत वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों की ओर ध्यान केंद्रित न कर सका। यही कारण था कि भारत यूरोप से तकनीकी विकास की दौड़ में पिछड़ गया। प्रश्न नंबर 3 है, नेहरू जी ने कहा कि मेरे ख्याल से हम सबके मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। अब आप बताइए कि आपके मन में अपनी मातृभूमि की कैसी तस्वीर है? अपने साथियों से चर्चा करके पता करो कि उनकी मातृभूमि की तस्वीर कैसी है और आपकी और उनकी तस्वीर, कौन सी तस्वीर? मातृभूमि की छवि की में क्या समानताएं और भिन्नताएं हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें बराबर हैं और कौन कौन सी चीज़ें उसमें भिन्न हैं। आपने ये चर्चा करनी है बच्चों।
तो बच्चों क का उत्तर होगा हमारे मन में मातृभूमि की तस्वीर है। भारत के विशाल मैदान, हरे भरे खेत, नदियाँ, पर्वत, यहाँ के बसने वाले लोग तथा विपत्ति में धर्म का अनुसरण करने की सीख देने वाला देश तथा इसकी ममतामयी तस्वीर है। और ख का उत्तर होगा हमारे साथियों के मन में अपने देश के प्रति अटूट लगाव है। अटूट मतलब जो न टूटने वाला हो। वे अपने देश की संप्रभुता रक्षा के लिए सदैव बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ मित्र ऐसे भी हैं जो संशय में रहते हैं क्योंकि उनमें पश्चिमी सभ्यता का रंग चढ़ा हुआ है। वे विदेशों में जाकर बसना चाहते हैं। उन्हें पश्चिमी रहन सहन और तौर तरीके पसंद हैं। प्रश्न नंबर 4 है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी के इस भोर बेला में ही हमें एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। उन्होंने भारत के विषय में ऐसा क्यों और किस संदर्भ में कहा है? इसका उत्तर होगा बच्चों, नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन करते हुए भारत के विषय में ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारत की सभ्यता व संस्कृति विश्वविख्यात प्राचीनतम सभ्यता है। यह संसार में अन्य देशों को मार्गदर्शन करते हुए आ रहा है। प्राचीन काल से यह शिक्षा का केंद्र रहा है। भारत सदियों से गणित, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, औषधि विज्ञान, मूर्ति कला तथा अनेक शिल्प कलाओं में विकसित देश रहा है। प्रश्न नंबर 5 है, सिंधु घाटी के अंत के बारे में अनेक विद्वानों के कई मत हैं। आपके अनुसार इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा? तर्क सहित लिखे। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में विचार है, अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना जैसे भूकंप, बाढ़ व मौसम के प्रभाव के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। इस सभ्यता के अंत का दूसरा कारण हमारे विचार से यह हो सकता है कि खुदाई के दौरान इस सभ्यता में हथियार नहीं मिले हैं। इस बात से पता चलता है कि यहाँ के लोग शांति प्रिय थे। शायद बाहरी लोगों ने आक्रमण कर इस सभ्यता का अंत कर दिया होगा। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, उपनिषदों में बार बार कहा गया है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहें। आप अपने दैनिक क्रियाकलापों में इसे कितना लागू कर पाते हैं? लिखिए। इसका उत्तर होगा बच्चों, उपनिषदों में बार बार कहा गया है कि शरीर स्वस्थ हो, मन अच्छा हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहें। यह 100% सही कहा गया है। मैं भी अपने दैनिक क्रियाकलापों में इसे लागू करने का प्रयास करती हूँ। इसके अलावा तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए प्रातः जल्दी उठना, प्रातःकालीन सैर करना, व्यायाम करना, योग कक्षाओं में जाने का नियमित प्रयास करती हूँ। इसके अलावा सभी काम समय पर निपटाने का प्रयास करती हूँ। तो जो आप जो भी स्वस्थ रहने के लिए कोशिशें करते हो, आपने वही सब लिखना है, ठीक है बच्चों। ये था प्रश्नोत्तर का पहला भाग। आपने पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना है, देखना है, समझना है और उसके पश्चात प्रश्नों के उत्तर लिखने भी हैं और साथ ही साथ याद भी करने हैं।
आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।